जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज है 20 अप्रैल 2024 और आज की मुख्य सैनिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं हेडलाइंस। स्पर्श हुआ फेल, 3.8 लाख पेंशनर्स को नहीं मिल रहा हक। पंजाब नेशनल बैंक अब देगा 1 करोड़, नियमों में हो गया बड़ा बदलाव। कोर्ट मार्शल हुआ रद्द, बच गए लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। 3171 पूर्व सैनिक अब संभालेंगे डायल 112 की स्टीयरिंग। एक्स सर्विसमैन के लिए एक और शानदार मौका। और आखिर में जानेंगे पूर्व सैनिकों के लिए अति आवश्यक हिदायतें हुई जारी। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर आई है स्पर्श से। स्पर्श अपने काम में एक बार फिर फेल हुआ है। 3.8 लाख पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है हक। 3.8 लाख स्पर्श पेंशनर्स को जिनकी उम्र 80 साल पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद उनको 20% एडिशनल पेंशन स्पर्श नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या कारण है? क्या पेंशनर्स की तरफ से कमी है या स्पर्श के सिस्टम में कमी है? देखिए स्पर्श ने क्या जवाब दिया है। मुद्दा है नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स। यानी 3,80,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी उम्र 80 साल पूरी हो चुकी है। उनको 20% एडिशनल पेंशन और उसके ऊपर डीआर मिलना चाहिए, लेकिन स्पर्श नहीं दे पा रहा है। तो स्पर्श के जो पीडीएज है, बैंक और स्पर्श आर नॉट पेइंग एडिशनल 20% पेंशन even after completion of 8 years. Suitable instruction may please be issued for compliance of the system। ये इस्कोवा मीटिंग में मुद्दा उठा था, जिसके ऊपर देखिए क्या जवाब आया है। Regarding non payment of additional pension on completion of 8 years, it was informed there are approx 3.8 lakh cases where date of birth of pensioners or family pensioners is not available। यानी जो 3,80,000 पेंशनर्स है जिनको एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ ही अवेलेबल नहीं है। हाउएवर द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग एक्शन इन दिस रिगार्ड। और इसको लेकर डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की है, देखिए। इन अबाउट यानी 3.8 लाख पेंशनर्स में से 1.4 लाख केसेस ऐसे हैं जिनकी केवल ईयर ऑफ बर्थ है, और केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखी होने के कारण द ईयर ऑफ बर्थ इज बीइंग कन्वर्टेड टू डेट ऑफ बर्थ एज 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एज पर रूल्स एंड ऑर्डर्स। और इस ईयर ऑफ बर्थ के कारण उसी साल उनकी एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, जबकि वो साल ख़त्म होने के बाद अगले साल की 1 जनवरी से एडिशनल पेंशन दी जा रही है, जिससे कि पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है। देखिए, माना कि किसी पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1943 है और वो अपना 80 साल पूरा कर चुके हैं, लेकिन जो पीसीडी के पास में जानकारियां हैं उसमें केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखा है, यानी 1943 लिखा है, तो उनकी एडिशनल पेंशन 1 जनवरी 2024 से शुरू की जा रही है, जबकि उनको 1 जुलाई 2023 से एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं होने की वजह से पेंशनर को यहाँ पे 6 महीने का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अब उनको इस 6 महीने की भी एडिशनल पेंशन पाने के लिए अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ पीसीडीए में रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए अपडेट करानी होगी। तो ऐसे 1,40,000 केसेज है जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होने की वजह से और केवल ईयर ऑफ बर्थ होने की वजह से आइडेंटिफाई किया गया है, और उनकी पेंशन को अगले साल की 1 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि द लिस्ट ऑफ मिसिंग डेट ऑफ बर्थ इन अबाउट 2.4 लाख केसेस, यानी 2,40,000 केसेस ऐसे हैं जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, उनका ईयर ऑफ बर्थ भी नहीं है। तो ऐसी लिस्ट है सभी रिकॉर्ड ऑफिसेस के साथ में शेयर की गई है अपडेट करने के लिए। द डिपार्टमेंट इज आल्सो अपडेटिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन केस टू केस बेसिस एज पर अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम पेंशनर्स। इसके साथ साथ यदि पेंशनर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करा के अपडेट कराना चाह रहा है, तो ऐसे पेंशनर्स की डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट की जा रही है। इसलिए सभी पेंशनर्स को सजग हो जाना चाहिए। जितने भी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है,
उनको चाहिए कि वो अपने रिकॉर्ड में चेक करें कि डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है या नहीं लिखा है तो जिला सैनिक बोर्ड में जाए और रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखाएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को पीसीडी के साथ में अपडेट कराएं ताकि आपको 20% एडिशनल पेंशन का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। चलिए लेते हैं अगली खबर, जो कि पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस स्कीम से जुड़ी हुई है। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में बड़ा बदलाव हो चुका है। पहले जो अलग अलग टाइप के पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और अमाउंट मिलते थे, अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी सीधा 1 करोड़ रुपए, चाहे सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक हो, यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो 1 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक देगा। इसके साथ साथ जितने भी लिंक्ड इंश्योरेंस है उनकी रेट्स में भी बड़ा बदलाव किया गया है। आप वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर 1 करोड़ रुपए, और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर थ्रू डेबिट कार्ड, उसमें भी 2 लाख से लेके 10 लाख तक। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर थ्रू क्रेडिट कार्ड तो 10 लाख रुपए। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और टोटल डिसेबिलिटी में 1 करोड़ रुपए। इसी प्रकार यहाँ पे जो बाकी भी जितने रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। आप पूरी जानकारी एक बार पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। कोई ऐसे केसेस हैं तो बढ़ी हुई रेट के अनुसार ही अप्लाई करें, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से जुड़ी हुई है। एएफटी ने कोर्ट मार्शल को रद्द कर दिया। आर्मी इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। यानी कोर्ट मार्शल बैठा और इस समरी कोर्ट मार्शल ने एक इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने एएफटी का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट मार्शल ने लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर सिंह को 8 में से 7 आरोपों में दोषी ठहराया था और 17 अक्टूबर 2020 को उन्हें 5 साल के लिए कैसरिंग और कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसको एएफटी में चैलेंज किया गया। एएफटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिज की पीठ ने कोर्ट मार्शल और सजा को खारिज कर दिया है और इन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को न्याय दिया है। बात करें अगली खबर की, तो ये पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार से जुड़ी हुई है, यानी री एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। कुल 3171 वैकेंसीज आई हैं, जिनके ऊपर पूर्व सैनिक अब एज ए ड्राइवर नौकरी पा सकेंगे। ये खबर बिहार से आई है। डायल 112 की स्टीयरिंग अब संभालेंगे पूर्व सैनिक, गृह विभाग से मिली मंजूरी। अभी तक ये फाइल है जो होम डिपार्टमेंट के पास में गई हुई थी, वहाँ से अब मंजूरी मिल चुकी है। आइए समझते हैं पूरी खबर। बिहार में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत डायल 112 के वाहनों की स्टीयरिंग अब पूर्व सैनिक संभालेंगे। उनकी संख्या 3171 होगी। राज्य के सभी जिलों में ज़रूरत के अनुसार सेवानिवृत्त सैनिक ड्राइवर्स की मानदेय पर बहाली होगी। इसको लेकर गृह विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। पूर्व सैनिक ड्राइवर अपने जिला सैनिक बोर्ड में आवेदन कर सकते हैं और अपना नाम बिहार के होम डिपार्टमेंट को भिजवा सकते हैं, ताकि उनको एक अच्छा सा पुनर्रोजगार मिले और वो अपना आराम से जीवन यापन करें। ये पूर्व सैनिकों की तत्परता और ईमानदारी को लेकर जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो कदम उठा रही है और वो पूर्व सैनिकों में विश्वास जता रही है। तो पूर्व सैनिकों को भी अपनी कसौटी पे खरा उतरना है और जो सेवाएं राज्य सरकार द्वारा मांगी जा रही है उसको पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाना है। तो सरकारें और भी आगे इस प्रकार के रोजगार के अवसर पूर्व सैनिकों के लिए पैदा करेगी, क्योंकि सरकारों को ये विश्वास है कि पूर्व सैनिक अपना काम 100% मेहनत और ईमानदारी के साथ में करते हैं। तो उनका भरोसा नहीं टूटने देना है। आप लोगों के लिए रोजगार के अवसर आते रहेंगे। बिहार के 3171 पूर्व सैनिक जिला सैनिक बोर्ड के जरिए गृह विभाग को अपना नाम भिजवा दें, जल्द ही उनको नौकरी मिल जाएगी। इसी प्रकार पूर्व सैनिकों के लिए एक और अवसर आया है
उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण रक्षक बनने का शानदार मौका टीए बटालियन द्वारा दिया जा रहा है। 127 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना यानी 127 टीए बटालियन जो पर्यावरण बल है, गढ़वाल राइफल्स अपनी स्थापना के बाद से उत्तराखंड राज्य को पर्यावरण सेवा प्रदान कर रही है। 127 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल्स 22 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक देहरादून में एक भर्ती रैली आयोजित कर रही है, जिसमें एक जेसीओ, 82 सोल्जर जीडी, एक सोल्जर चैप कम्युनिटी और एक सोल्जर कारीगर लकड़ी का काम करने वाला। इसके लिए रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इतनी वैकेंसीज है जिस पे भर्ती 22 से 26 अप्रैल के दौरान की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक सभी कैटेगरीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, इसके लिए टीए बटालियन में जाके आप पूरा प्रोसेस जान के अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे दे सकते हैं और 22 से 26 अप्रैल के दौरान पूरी फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। 127 इन्फेंट्री टीए बटालियन में भर्ती हो सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर की। तो अगली खबर पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिदायतें जारी हुई है, उनको हम देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे। देखिए ये हिदायतें क्या है, एक एक करके हम यहाँ पे जान लेते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात भूतपूर्व सैनिक अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीयन करवाकर अपना भूतपूर्व सैनिक परिचय पत्र प्राप्त करें, यानी एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड हर एक पूर्व सैनिक को रखना चाहिए। आपका जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आपके सैन्य सेवा दस्तावेजों में दर्ज पते के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि आपकी सेवानिवृत्ति पुस्तिका में भी जारी करते समय दर्ज किया जाता है। अपने आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स जिनके नाम आपकी सेवानिवृत्ति पुस्तिका में दर्ज है, जो डिस्चार्ज बुक में दर्ज है, उनके परिचय पत्र भी आप जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। अपने जितने भी डिपेंडेंट हैं उनका भी एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड जैसा ही डिपेंडेंट कार्ड मिलता है, वो भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीने में अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन एवं फेस आईडी डाउनलोड करके या साइबर कैफे के माध्यम से जमा करें। इस प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने पास रखें। अपना वे अपने डिपेंडेंट्स के ECHS कार्ड नया 64 KB के कार्ड स्टेशन मुख्यालय के माध्यम से तैयार करवाएं या खुद ऑनलाइन आवेदन करें। आपका पेंशन संबंधी बैंक खाता आपकी पत्नी या उत्तराधिकारी पत्नी नहीं होने की दशा में उनके साथ ज्वाइंट खाता होना चाहिए। खाते के संचालन के संदर्भ में आप या तो खुद अथवा पत्नी और वारिस द्वारा संचालित करने का विकल्प चुनना चाहिए, यानी आइदर और सर्वाइवर। अपनी सही पेंशन के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक माह अपनी पेंशन भुगतान शाखा यानी बैंक और स्पर्श पोर्टल से अपनी पेंशन स्लिप की एक कॉपी प्राप्त करें या ऑनलाइन पेंशन स्लिप जनरेट करें। कोई शिकायत या उसमें त्रुटि होने पर संबंधित बैंक शाखा या स्पर्श या जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को इसकी जानकारी आवेदन के माध्यम से दें। यानी अपनी पेंशन स्लिप को हर महीने चेक करना चाहिए, उसमें कोई गलती हो तो एप्लीकेशन डालनी चाहिए कि मेरी पेंशन में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। अपने पेंशन खाते के साथ अपना आधार कार्ड लिंक जरूर कराएं ताकि आपको SMS अलर्ट प्राप्त होते रहें और आगे किसी भी प्रकार की आपके खाते के साथ में समस्या ना हो। यकीन करें कि आपके परिवार के सभी सदस्यों जैसे पत्नी, बच्चे, आश्रित माता पिता के नाम डेली ऑर्डर पार्ट 2 यानी DO2 ऑर्डर जिसे हम पार्ट ऑर्डर कहते हैं उसमें प्रकाशित हो, पब्लिश्ड हो तथा उनके नाम, जन्म तिथि इत्यादि सही हो। जब सर्विंग सोल्जर रहता है तो अपने यूनिट से पार्ट ऑर्डर पब्लिश करवा लेते हैं और एक्स सर्विसमैन भी अपना पार्ट ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस के एनी सेक्शन द्वारा पब्लिश करवा सकते हैं। पार्ट ऑर्डर सर्विंग का भी होता है, एक्स सर्विसमैन का भी होता है। तो कहीं पे यदि इस प्रकार के नाम पार्ट ऑर्डर के जरिए पब्लिश नहीं हो रखे हैं डिपेंडेंट के, माता पिता के, ब्रदर सिस्टर के, तो पार्ट ऑर्डर पब्लिश करवाने के लिए उचित कार्रवाई करें और साथ ही यकीन करें कि सही नाम और सही जन्म तारीख पब्लिश हो रही है, क्योंकि बाद में फिर डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज करवाने के लिए घूमना पड़ेगा। यकीन करें कि आपके परिवार के सभी सदस्यों, पत्नी, बच्चे, आश्रित माता पिता के नाम, जन्म तिथियां और अन्य जानकारियां जो कि आपके सैन्य सेवा संबंधी दस्तावेजों और डिस्चार्ज बुक में दर्ज है, उनका अन्य सभी दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, ECHS कार्ड, कैंटीन स्मार्ट कार्ड और एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, इन सब के साथ उनका नाम
और जन्म तारीख बिल्कुल सही मैच हो रही है। जहां कहीं पे भी त्रुटि है उनको सही करा लें। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, सेना विस्तारित सामूहिक बीमा योजना प्रमाण पत्र जिसे कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक परिचय पत्र, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड और रोजगार टोकन, इन सबको संभाल के रखें और परिवार वालों को बता के रखें। अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय या सैनिक कल्याण पोर्टल से भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और पात्रता होने की स्थिति में उनका लाभ उठाएं। अब एक कॉमन हम पॉइंट लेते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है भूतपूर्व सैनिकों के अप टू हवलदार रैंक के बच्चों को 1,000 रुपये एक बच्चे को 1 महीने के लिए, साल में 12,000, यदि 2 बच्चे हैं तो 24,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। लेकिन आज जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनमें से केवल 20 या 30% एक्स सर्विसमैन ही ये अमाउंट क्लेम करते हैं। तो इसकी जानकारी आप भी रखें, औरों को भी बताएं, और ये जो सीए है केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलता है उसको जरूर क्लेम करें। ये आपके लिए है, आपकी वित्तीय सहायता के लिए, जो कि आप पढ़ाई में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगा सकते हैं। इस प्रकार की कई योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा, राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा, जिला सैनिक बोर्ड द्वारा, इसके अलावा जितने भी अलग अलग गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट है, एजी है, इन सब से चलाया जाता है। तो उन योजनाओं की जानकारी रखें और यदि आप उसके लिए एलिजिबल है तो उसको जरूर अप्लाई करें। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाने वाली विभिन्न आर्थिक सहायताओं हेतु पंजीयन कराएं और पात्रता होने पर उनका लाभ लें। अपने क्षेत्रीय प्लेसमेंट सेल में रोजगार हेतु पंजीयन कराएं। अपना जो रीजनल प्लेसमेंट सेल होता है वहाँ पे यदि आपको दोबारा से रोजगार चाहिए, आप वापस री एम्प्लॉय होना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपना पंजीयन कराएं। जब भी आपके लिए कोई सूटेबल जॉब होगा तो आपको मैसेज, ईमेल और कॉल किया जाएगा, आप बाद में नौकरी कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों हेतु समय समय पर जारी होने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी अद्यतन रखने हेतु अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क बनाए रखें। यानी हमेशा जिला सैनिक बोर्ड के कॉन्टैक्ट में रहें और उनसे पूछते रहें कि हमारे लिए कोई स्कीम आई है क्या। जब भी आप जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का भ्रमण करें तो अपनी सेना सेवानिवृत्त पुस्तिका और भूतपूर्व सैनिक परिचय पत्र और पीपीओ, यदि पेंशन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो, इसकी प्रतियां अपने साथ ले जाएं ताकि किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करने में आपको आसानी हो। आप जिला सैनिक बोर्ड में कोई काम के लिए जा रहे हैं लेकिन आपके पास ना तो एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड है, ना पीपीओ है, ना डिस्चार्ज बुक है, आप वहाँ जाके बताएंगे तो आपको हो सकता है कि जिला सैनिक बोर्ड के स्टाफ द्वारा पूरी मदद ना की जाए। तो हमेशा जब भी जिला सैनिक बोर्ड में जाएं तो ये डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाएं और वहाँ पे उनको दिखाएं, वो आपकी बेहतर तरीके से मदद करेंगे। तो साथियों, आज 20 अप्रैल 2024 को कुछ सैनिक अपडेट के साथ साथ मैंने आपको सैनिकों के लिए जो महत्वपूर्ण हिदायतें हैं वो भी इस वीडियो के जरिए समझाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और इस जानकारियों से आप सहमत हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कुछ अपना जाता नहीं है, ताकि ये जानकारी आपको मिली तो दूसरों को भी मिले। हमारी एक ऐसी भावना होती है कि ये वीडियो मेरे काम का तो है नहीं, तो क्या करना, लेकिन आप किसी और की मदद कर सकते हैं केवल शेयर करके। क्योंकि आपके मोबाइल में जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन जुड़े हैं, फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं, तो एक वीडियो शेयर करके आप उनकी इस लेवल तक मदद कर सकते हैं कि आप उनके घर जाके उनकी मदद करके आए हो। बाकी अपनी अपनी सबकी भावना, जो अच्छा लगे, उचित समझे, वही आप करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।